सुखबीर कुमार वत्स, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मुजफ्फरनगर से, प्रवक्ता वाणिज्य। आज आपको अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ाया जाएगा। और एक बात का आप ध्यान रखें कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगी। तो शुरू करना है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है कि जो सरल अर्थव्यवस्था में हमारे जीवन में जो प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, जैसे परिवहन की सेवाएं, डॉक्टर की, अध्यापक की, जो ये सेवाएं हैं, ये एक व्यक्ति विशेष के लिए जो आवश्यकताएं होती है, जो एक व्यक्ति विशेष को जो ज़रूरत होती है, उन सब आवश्यकताओं को के अंतर्गत हम इन चीज़ों को सरल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। किंतु जो मनुष्य है वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं, और इसलिए जो मनुष्य के पास साधन हैं वे साधन सीमित हैं। तो मनुष्य को सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने विकल्पों का प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले जो ये सरल अर्थव्यवस्था है इसके बारे में अध्ययन किया। अब है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का अर्थ और परिभाषा। आर्थिक क्रिया क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है। कुछ क्रियाएं तो उसके स्वास्थ्य के लिए होती हैं, और कुछ क्रियाएं अपने जीवन को चलाने के लिए होती हैं। तो जिन क्रियाओं को वह अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है वे सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो क्रियाएं मनुष्य अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करता है उनको अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं जो हैं, ये आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं कि जिन कार्यों को मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से करता है। अगर कोई मनुष्य अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को कोई शिक्षा दे रहा है, तो वह क्रिया अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। इसके विपरीत अगर वो धन कमाने के उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है या विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो हमें जो आर्थिक क्रिया मनुष्य इसलिए करता है कि वो अपनी जो असीमित उसकी आवश्यकताएं हैं, उन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है, और उन आर्थिक क्रियाओं की से वो अपनी जो आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। तो इसलिए जो आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिनका संबंध मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए या धन उत्पादन करने के लिए, धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं वे सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार क्या हैं? आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं उपभोग, उत्पादन, विनिमय और विनिवेश। उपभोग यही है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किसी वस्तु का सेवन करते हैं, किसी वस्तु को प्रयोग करते हैं, किसी वस्तु का सेवन करते हैं, तो वो उपभोग है। उत्पादन यह है कि प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को का रूप परिवर्तन करके उसको मनुष्य के लिए उपयोगी बनाना, ये उत्पादन है। उत्पादन का अर्थ निर्माण करने से नहीं है, क्योंकि ना तो कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बना सकता है और ना कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बिगाड़ सकता है। उत्पादन का जो अर्थ है, उत्पादन का अर्थ यह है कि जो प्रकृति प्रदत्त, जो पहले से ही वस्तु हैं, पहले से ही प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकृति ने दी हैं, उनका रूप बदलकर, उनका रूप परिवर्तन करके
मनुष्य के लिए उपयोगी बनाना, ये उत्पादन कहलाता है। विनिमय, विनिमय यही है कि मुद्रा के बदले या किसी अन्य वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना, यानी कि वस्तु की अदल बदल, ये विनिमय है। और इसके बाद है निवेश या विनिवेश। निवेश ये है कि कोई भी धन अगर हम भविष्य की आवश्यकताओं के लिए कहीं पर जमा करके रखते हैं तो वो निवेश कहलाता है। अब इसके बाद आता है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या यह है कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास साधन सीमित हैं। तो अपने सीमित साधनों में वो वैकल्पिक, उन सीमित साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करके अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है और इस प्रकार उसे उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में कुछ समस्याएं आती हैं। ये आर्थिक समस्याएं कहलाती हैं, क्योंकि जो मनुष्य के आय के जो साधन हैं, मनुष्य के जो साधन हैं वो सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, इसलिए उसको आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यह कि ये समस्याएं उत्पन्न क्यों होती हैं, आर्थिक समस्याएं क्यों आती हैं? आर्थिक समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो आर्थिक समस्या के अंतर्गत ही इसका उत्तर है। ये क्यों उत्पन्न होती हैं? एक तो ये कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं। जब उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, जब उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं, जब बहुत सारी ज़रूरतें हैं, तो उन बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास धन की या अर्थ की या पैसे की समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि अनंत आवश्यकताएं होने के कारण मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता। इसलिए जो है उसकी आवश्यकताएं असीमित होने के कारण मनुष्य जो है आर्थिक समस्या का सामना करता है। दूसरी बात यह है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होना। मनुष्य की जो अलग अलग तरह की आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की जो भिन्न आवश्यकताएं हैं, उन भिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। और जब उनकी तीव्रता में अंतर होता है तो इसलिए उसको आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। और तीव्रता से क्या मतलब है? तीव्रता से ये मतलब है कि कुछ आवश्यकताएं तो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी पूर्ति करना उसके लिए एकदम ज़रूरी है। कुछ आवश्यकताओं को वो भविष्य के लिए छोड़ सकता है। तो इसलिए आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। इस कारण से जो है मनुष्य की को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसका कारण यही है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी बीमार है और उसको इलाज कराना है, तो सबसे पहले इस आवश्यकता की तीव्रता ज़्यादा है, तो पहले मनुष्य इलाज कराएगा, उसके बाद दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। और जब उसने इलाज कराया और उसके पास अगर फिर पैसे की कमी, दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर वो कम रहती है, तो मनुष्य के सामने जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी। तीसरी बात है, साधन सीमित होते हैं। मनुष्य के पास सीमित साधन है और उन साधनों में ही आवश्यकताओं की उसे पूर्ति करनी होती है। तो जो उसकी इनकम है, जो उसका धन कमाने का जो उसका चक्र है, वो एक बराबर चलता चला आ रहा है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा तीव्रता वाली आवश्यकता अगर उसको पूर्ति करनी पड़ेगी, तो फिर और आवश्यकताओं में उसको कटौती करनी पड़ेगी। इस तरह से जो साधन है, साधन सीमित हैं, और सीमित साधन होने के कारण जो है मनुष्य की जो है मनुष्य को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह से जो है ये सीमित साधनों के कारण मनुष्य की आवश्यकता में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी बात है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब इस आर्थिक समस्या में जो मनुष्य है, फिर वो मनुष्य अपने पास जो उपलब्ध साधन हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
उनका फिर वो वैकल्पिक प्रयोग करता है, विकल्पों के रूप में प्रयोग करता है। यानी कि किस आवश्यकता को वो पहले पूरा करे और किस आवश्यकता को वो बाद में पूरा करे। तो इस तरह से वो विकल्पों का चयन करेगा, उन आवश्यकताओं को चयन करेगा, कौन सी आवश्यकता की पहले पूर्ति करे और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति बाद में करे। लेकिन ये जो चयन है ये भी एक बहुत सोच समझ के किया जाता है। जो व्यक्ति इस चीज़ को सोच समझ के करता है वो उसके सामने आर्थिक समस्या कम उत्पन्न होती है, और जो व्यक्ति इस चीज़ को सोच समझ कर नहीं करता उसके सामने चयन की समस्या ज़्यादा होती है। तो इसके बाद है जो अगला पॉइंट है वो यही है कि चयन की समस्या, और चयन की समस्या यही है कि वो जो है असीमित आवश्यकताएं हैं और असीमित आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, और जब सभी की पूर्ति नहीं कर सकता तो उसको चयन करना पड़ेगा कि किस आवश्यकता की पूर्ति वो कितनी मात्रा में करे। इस तरह से जो चयन की समस्या है, आदमी अगर सही चयन करेगा तो चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। इसके बाद है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र के दो मूल भाग हैं, और ये दो मूल भाग नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता रैग्नर फ्रिश थे, और इन्होंने अर्थशास्त्र के दो भाग बताए। इन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। इन्होंने अर्थशास्त्र के दो भाग बताए हैं, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये अंग्रेजी भाषा के माइक्रो शब्द और ग्रीक भाषा के माइक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है माइक्रो माने छोटा, जिसका अर्थ होता है छोटा। यानी कि इसके अंतर्गत एक उपभोक्ता का, एक परिवार का, एक फर्म का, इन चीज़ों का सिर्फ अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस MACROS मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। बड़ा माने विस्तृत। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल मांग है, कुल पूर्ति है, बचत है, निवेश है, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से अर्थशास्त्र के को दो भागों में विभाजित किया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और मूल समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये व्यष्टि जो हम आज अध्ययन कर रहे हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो इसका दूसरा भाग है। ये क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट इकाइयों, विशिष्ट आर्थिक इकाइयों की, जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयां हैं उन विशिष्ट आर्थिक इकाइयों की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। किसी व्यक्तिगत, एक फर्म का, एक व्यक्ति का, इस तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। इसीलिए इसके अंतर्गत एक फर्म का, एक उद्योग का, एक वस्तु का और एक किसी आर्थिक कारक का, इनका अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। और इस संबंध में मैरिस डाव ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है, छोटा सा अध्ययन है। बस छोटा सा मतलब, छोटे से का मतलब यही हो गया कि सिर्फ एक परिवार का अध्ययन करता है, एक फर्म का अध्ययन करता है। इस तरह से ये एक सूक्ष्म अध्ययन करता है, सूक्ष्मतम अध्ययन है। इसके बाद जो है प्रोफेसर JK मेहता थे। तो प्रोफेसर JK मेहता ने कहा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो इस बात का अध्ययन करता है कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित होती है। यानी कि वस्तु और जो सेवाएं हैं उनकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, किस प्रकार से तय की जाती है। इस तरह से यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया गया है। अब है
पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अर्थशास्त्र में इनको समझना बहुत ज़रूरी है और इनके बारे में पता होना चाहिए कि पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवाद जो है ये आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के जो साधन हैं वो उन पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है और इसके अलावा उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनका प्रयोग लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है, यानी कि वो अधिकतम निजी अधिकार होता है। और वो जो निजी जो व्यक्ति किसी उपक्रम को चलाता है तो वो ये चाहता है कि मैं अधिकतम लाभ, अधिक से अधिक लाभ कमाऊं, वो किसी भी तरह से अधिक लाभ की मुझे प्राप्ति हो। तो जो पूंजीवाद है ये पूंजीवाद इस बात पर आधारित होता है। इसमें जो है पूंजीवाद की जो खास बात है, इसकी बात यह है कि इसमें जो मूल्य तंत्र है, पहला जो इसका पॉइंट है पूंजीवाद की विशेषता। पहला है मूल्य तंत्र। मूल्य तंत्र यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य यंत्र के द्वारा जो है कंट्रोल होती है, मूल्य तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है और जो वस्तुओं में का जो है उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों का बंटवारा जो है वो आर्थिक मूल्यों के हिसाब से होता है। इसके अलावा है केंद्रीय योजना का अभाव। कोई भी इसमें केंद्रीय योजना नहीं होती, व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करने के लिए स्वतंत्र होता है, आर्थिक क्रिया वो स्वतंत्र रूप से करता है। तीसरी बात है, चौथा है लाभ उद्देश्य। उसका उद्देश्य लाभ होता है, वो किसी भी तरह से लाभ कमाया जाए, उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है। जनहित या सामाजिक हित की उपेक्षा करके वो अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश करता है। प्रतियोगिता, इसमें इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है और इसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, बाजार स्वतंत्र होता है और उसकी स्वतंत्रता है। इसके बाद है वर्ग संघर्ष। वर्गों में संघर्ष हो जाता है, कुछ धनी वर्ग हैं और जो पूंजीपति लोग हैं और एक बिना संपत्ति वाला निर्धन वर्ग है, उनमें हमेशा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संघर्ष चलता रहता है। ये जो है निर्धन वर्ग का शोषण करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आर्थिक असमानता है और इस प्रकार से जब जो है मतलब पैसे का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जब पैसा पूंजीपतियों के पास ही चला जाता है तो इसके अंतर्गत फिर आर्थिक असमानताएं हो जाती हैं। जो निर्धन है वो निर्धन होता चला जाता है और जो धनी वर्ग है वो और ज़्यादा धनी होता चला जाता है। फिर है सरकार की भूमिका। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो है कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता, कोई सीधा कंट्रोल नहीं होता और वे जो सरकार है वो सरकार का काम केवल बाहरी तत्वों का जो है प्रभाव को रोकना होता है। एक उपभोक्ता का प्रभुत्व, उपभोक्ता का जो उपभोग करने वाले हैं, जो वस्तुओं को प्रयोग करने वाले हैं, उनका प्रभुत्व रहता है और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन को, सारे उत्पादन को वो ही नियंत्रित और नियमित करते हैं। इस तरह से ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर है समाजवाद। तो समाजवाद है कि समाजवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण नहीं होता,
इसमें सरकार का नियंत्रण होता है और जो केंद्रीय सत्ता है उसका अधिकार होता है। और इसका जो संचालन है वो केंद्रीय सत्ता के द्वारा एक सामान्य योजना बनाकर सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो निजी हाथों में न रहकर, निजी क्षेत्र में न रहकर सार्वजनिक क्षेत्र में रहती हैं। और इसमें जो है ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये इससे बिल्कुल विपरीत है। तो ये जो है इसमें पूंजीपतियों का एकाधिपत्य नहीं होता, पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होता, सरकार का हस्तक्षेप होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। और जो वर्ग संघर्ष है इसमें वर्ग संघर्ष भी इसीलिए नहीं होता। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यही है कि उत्पत्ति के जो साधन है, उत्पादन के जो साधन है, उस पर समाज का स्वामित्व होता है, समाज के सभी वर्गों का स्वामित्व होता है। और जो अर्थव्यवस्था है वो उत्पत्ति के जो साधन है उन पे लोगों का व्यक्तिगत अधिकार न होकर सामाजिक अधिकार होता है, समाज के लोगों का अधिकार होता है। और उसका जो नियमन, उसके जो नियम बनाते हैं और जो कंट्रोल करते हैं, जो उसका नियंत्रण है, वो भी सामाजिक लोगों के हाथ में होता है। दूसरा इसकी विशेषता है, दूसरी इसकी खास बात है कि आर्थिक नियोजन, ये जो है आर्थिक रूप से नियोजित होती है, आर्थिक रूप से योजना बनाई जाती है और उस आर्थिक रूप से योजना के अनुसार ही ये चलती है। तीसरी बात है केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता माने इसमें समाज में केंद्र के द्वारा एक सत्ता का एक केंद्र होता है, वही इस अर्थव्यवस्था को चलाता है। तीसरी बात है सामाजिक कल्याण। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें सामाजिक कल्याण सर्वोपरि है, इसमें समाज कल्याण को देखा जाता है। इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता, ये जो है सामाजिक कल्याण इनके लिए विशेष होता है कि समाज का इसमें फायदा हो। एक है धन का समान वितरण। अब जब पूरे सामाजिक कल्याण किया जाएगा तो धन का भी फिर समान वितरण होता है, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन जो है वो केवल पूंजीपतियों के पास ही रहता है। एक धन के समान वितरण के बाद है कि उपभोग तथा व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। कोई भी आदमी किसी भी वस्तु का उपभोग कर सकता है और किसी भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता है, और ये सब वो पूर्व नियोजित योजना के अनुसार कर सकता है। मूल्य नियंत्रण, इसमें मूल्यों पर नियंत्रण होता है, मूल्य पर कंट्रोल होता है। अनावश्यक रूप से कोई भी मूल्य नहीं बढ़ा सकते, और जो उसके मूल्य हैं वे मूल्य सामाजिक रूप से देखते हुए केंद्रीय सत्ता के अनुसार जो है मूल्यों का निर्धारण होता है। इसके अलावा इसकी विशेषता है कि प्रतियोगिता का अभाव। इसमें इसी कारण से प्रतियोगिता कम होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होता है। जब सामूहिक उस पर नियंत्रण है तो सामूहिक नियंत्रण होने के कारण जो उत्पादन की मात्रा है, किस्म है और जो कीमत का निर्धारण है उस पर प्रतियोगिता नहीं होती और केंद्रीय सत्ता का अधिकार होता है। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि अभी तक आपको दो अर्थव्यवस्था बताई, एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, या पूंजीवाद और समाजवाद। अब पूंजीवाद और समाजवाद इन दोनों के जो बीच की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिलीजुली अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद भी हो और समाजवाद भी हो। इसमें पूंजीवादी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, और इसमें देश के विकास के लिए निजी क्षेत्र जो है उनको विशेष महत्व देते हुए और उस पर आवश्यक सामाजिक नियंत्रण रखा जाता है। और इस अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग जो है वो पूरी तरह से सरकारी क्षेत्र के होते हैं, या कुछ उद्योग पूरी तरह से निजी क्षेत्र के होते हैं, और कुछ उद्योग निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के होते हैं। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो दोनों का, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, इसलिए इसको दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। और इसमें जो है इसकी खास बात यही है कि जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है इसका सह अस्तित्व होता है। पहली बात है इसकी कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। दूसरा है समाजवाद और
पूंजीवाद, दोनों तत्वों का मिश्रण होता है। समाजवाद भी है इसमें और पूंजीवाद भी है, दोनों तरह के जो तत्व हैं वे पाए जाते हैं। उद्योगों को लाभ कमाने के लिए भी का भी उद्देश्य होता है, इसके साथ साथ उनको व्यक्तिगत प्रोत्साहन भी है, निजी संस्थाओं का भी अधिकार होता है। तो इस तरह से दोनों तत्वों का मिश्रण होता है। एक है आर्थिक नियोजन। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन किया जाता है, आर्थिक योजनाएं बनाई जाती हैं और इसमें जो पूर्व निश्चित योजना है उसके अनुसार ही इस अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। चौथा है साधनों का बंटवारा। सार्वजनिक क्षेत्र में जो साधन हैं उन साधनों का जो बंटवारा है, उन साधनों का बंटवारा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक समाज का कल्याण हो। और निजी क्षेत्र में जो साधन है उनका बंटवारा कीमत प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से इसमें जो है ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आज आपने इनका एक तो सामान्य और सरल अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया, आर्थिक समस्या और ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है, अर्थशास्त्र के दो मूल भाग और व्यष्टि अर्थशास्त्र और पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका आपने अध्ययन किया। अब एक बार आप इस जो चैप्टर है, जो ये पार्ट है, इसकी आप रीडिंग करें तो आपके और अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।